नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसे लेकर तमाम अधिकारियों और व्यवहारियों को लेकर बैठकें की जा रही हैं और सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफलाइन है। उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की आजीविकाएं चलती हैं, साल भर का काम चलता है और एक अच्छा राज्य के लिए राजस्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और स्टेक होल्डरों के साथ, जो भी यात्रा को कराती सरकार है, सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे गाइड और हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर तीर्थ पुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी, एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगा। 9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र और इस बार सरकार का बजट का आकार लगभग 1.11 लाख करोड़ का होगा। लेकिन राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बजट खर्च पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट का क्या मतलब है जब सरकार राशि खर्च ही नहीं कर पा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 में अवस्थापना विकास से जुड़े लगभग 13 विभागों के लिए कुल बजट प्रावधान 9,577 करोड़ किया है। लेकिन जनवरी महीने में तीसरे सप्ताह यानी लगभग 9.5 महीने में खर्च किए गए कुल 3,556 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से भी इसी अवधि में खर्च मात्र 3,346 करोड़ रुपए है। लिहाजा पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला। वास्तविक क्या है, कितना खर्च हो रहा है, ये तो केंद्र की परियोजनाएं को जिधर उधर सब जोड़ करके एक भूकाल खड़ा किया गया 1 लाख करोड़ की बजट का जो है, जबकि हकीकत ये है कि वास्तविक बजट जो है उतना भी नहीं है जितना 2017 में हमारी सरकार के समय में था, उतना भी नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के 9.5 महीने बीत जाने पर ढांचागत विकास के लिए 13 विभागों का कुल बजट प्रावधान का यानी 34.93% हुआ। 10वें माह में कुल बजट का 50% भी स्वीकृत नहीं किया गया। सवाल ये है कि बजट स्वीकृति और खर्च की इस पतली हालत को आखिरकार किसकी लापरवाही माना जाना चाहिए। विभाग की यही सुस्ती प्रदेश में अवस्थापना विकास को गति देने के प्रयासों पर भारी पड़ रही है। हमने जो है उस समय ये सब 68,000 रुपये सब मिला करके जो है 68,000 करोड़ रुपए का जो है हमारा बजट था। जो है ये उस समय जो है ये और उसके बाद इन्होंने जब भी बजट पेश किया ये खर्च ही नहीं कर पा रहे, ये तो 30% खर्च नहीं कर पा रहे उसका जो है। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कुल बजट प्रावधान का 50 से 60% खर्च करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में बजट के बड़े हिस्से को खर्च करने की सोच बेहद व्यर्थ है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और आजीविका की उपलब्धता और रहन सहन की गुणवत्ता का पूरा दारोमदार इस पर निर्भर करता है कि बुनियादी संरचनाएं कितनी तेजी के साथ विकसित हो रही हैं। राज्य सरकार का सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प भी तभी पूरा हो सकता है जब बजट खर्च हो। वास्तविकता और इनके बजट के जो आंकड़े हैं उनमें धरती आसमान का अंतर है। वास्तविक खर्च जितना ये कहते हैं उसका 30% नहीं, 38,000 करोड़ पहुंचा था। तो उस समय भाजपा का बड़ा हल्ला था कि बड़ा कर्ज हो गया, बड़ा कर्ज हो गया, बड़ा कर्ज हो गया। आज जो है ये 1,12,000 14,000 करोड़ के करीब का कर्ज है राज्य के ऊपर, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। जब 10 साल में इन्होंने कर्ज ही तो लिया है।
जनवरी 2026 तक अवस्थापना विकास से जुड़े विभागवार बजट को देखें तो लोक निर्माण विभाग का बजट प्रावधान 2412 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति मिली 1142 करोड़ और खर्च हो पाया 783 करोड़। पेयजल विभाग का बजट प्रावधान है 2268 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 544 करोड़ और खर्च हो पाया 538 करोड़। ऊर्जा विभाग का बजट प्रावधान 1313 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 581 करोड़ और खर्च हो पाया 500 करोड़। उसी तरह से शहरी विकास का बजट प्रावधान 1181 करोड़ रुपए, जिसमें स्वीकृति मिली 499 करोड़ और खर्च हो पाया 499 करोड़। आवास विभाग का बजट प्रावधान 378 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 126 करोड़ और खर्च हो पाया मात्र 100 करोड़। बिल्कुल, देखिए बजट को हम जब से हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य बना है, तब से लेकर आज तक हमारा, क्योंकि हमारे राज्य का बजट क्या होगा और कैसा होगा इसको लेकर के लोगों के बीच में अच्छा खासा उत्साह भी होता है और इस प्रदेश को एक नई पहचान के रूप में हम बजट किस तरीके से ला सकते हैं, ये हमारे उन अधिकारियों को जो प्रस्ताव बनाने का काम करते हैं, जो पूरे बजट का सार तैयार करते हैं, क्षेत्रों से तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बजट जो उनको आवंटन होता है उसके अनुसार प्रस्ताव बनाने का काम करते हैं। प्रस्ताव के बाद जब ये विभागों में संचालित होता है, वो वहाँ पर टेंडरिंग की जो व्यवस्थाएं होती है, कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों को तेजी ला करके इस कार्य को मुझे लगता है कि पूरा करना चाहिए, क्योंकि बजट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात अलग हो सकती है कि कहीं पर ज़्यादा लगे, कहीं पर कम लगे, लेकिन धरातल पर बजट दिखाई देता है। पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा ढांचागत जो संस्थाएं हैं हमारी, जो कार्य कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर अपना बजट भी लगाती हैं। बात सिर्फ आवास तक सीमित नहीं है। सिंचाई विभाग का बजट प्रावधान 1041 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 265 करोड़ और खर्च हो पाया 250 करोड़। पर्यटन विभाग का बजट प्रावधान 297 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 156 करोड़ को और खर्च हो पाया 137 करोड़। नागरिक उड्डयन विभाग का बजट प्रावधान 225 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 57 करोड़ को और खर्च हो पाए 55 करोड़। लघु सिंचाई का बजट प्रावधान 216 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 64 करोड़ और खर्च हो पाया 62 करोड़। वन एवं पर्यावरण का बजट प्रावधान 99 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 73 करोड़ और खर्च हो पाया 20 करोड़। परिवहन का बजट प्रावधान है 85 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली 12 करोड़। विज्ञान प्रौद्योगिकी का बजट प्रावधान 37, जिसमें स्वीकृति मिली 27 और खर्च हो पाया 27 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी का बजट प्रावधान 25 करोड़, जिसमें स्वीकृति 10 करोड़ को मिली और खर्च हो पाया 10 करोड़। कांग्रेस की उनका कहना कि उनके समय पर बजट कम होता था लेकिन धरातल पर दिखाई देता था, लेकिन कहीं ऐसा नजर तो नहीं आता था। देखिए, हर सरकार ये चाहती है और हर सरकार का अपना कर्तव्य भी होता है, हर प्रतिवर्ष हमारा बजट भी बढ़ाया जाता है। बजट के अनुसार हमारे जो प्रदेश का जो कार्य है, जो विकास है, उसको कहीं ना कहीं हम धार देने का काम करते हैं। तो इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस को मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बजट के जो प्रस्ताव हैं उस पर काम कर रही है और समय समय पर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी। ये बात अलग हो सकती है कि किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ कम और या ज्यादा हो, ये अलग मैटर है। अवस्थापन विकास का अर्थ है कि देश या क्षेत्र में बुनियादी भौतिक और संगठनात्मक संरचनाएं तैयार करना, जो आर्थिकी और सामाजिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इसे बुनियादी ढांचा विकास या फिर अवसंरचना विकास भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति तो ये है कि विभाग बजट ही नहीं खर्च कर पा रहा है। जाहिर है कि इसका असर सरकार की मंशा पर भी पड़ रहा है। सवाल है, इसलिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून जिले के विकासनगर में होली का उत्सव इस बार सामाजिक और राजनीतिक रंगों में भी सराबोर नजर आया। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की और निजी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अपनी धर्मपत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के साथ पहुंचे और दोनों ने कार्यकर्ताओं से यहां पर आत्मीय मुलाकात की, गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर अबीर गुलाल की खुशबू और रंगों की फुहार के बीच माहौल पूरी तरह से उत्सवीय नजर आया। मौके पर विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है और सभी को मिलजुल कर समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए। त्योहारों का देश है, बहुरंगी संस्कृति और होली तो हमारे देश की परंपराओं, आध्यात्म, सब चीज का मिश्रण है। अधर्म पे धर्म की विजय है
और ये एक बहुत ही वसंत ऋतु का आगमन है तमाम तरीके के, और इसी वजह से ये गुलाल रंग बिखेर करके हम बस ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में, हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग इसी प्रकार से खिलते रहें। और भारत की जो संस्कृति है जिसका आज पूरे दुनिया में परचम लहरा रहा है, आज जब मार काट है पूरे दुनिया के अंदर, तो शांति के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, मानवता के लिए, और लोग भारत में उसकी समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जिस प्रकार से इस विचार को सेल करने का काम किया, भारत की ये बड़ी सॉफ्ट पावर बन गई है। पूरी दुनिया जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके भारत की संस्कृति की तरफ से उसका आकर्षण बढ़ रहा है। और मैं होली के इस शुभ अवसर पर, रंगों के इस त्योहार पर, इस क्षेत्र का तो मैं विधायक होने के नाते एक प्रकार से कस्टोडियन हूँ, संरक्षक हूँ। यहाँ के प्रत्येक बच्चे को, माँ बहन को, बुजुर्गों को, हर व्यक्ति को मैं होली की शुभकामनाएं देता, अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में होली की धूम मची हुई है। जिला सूचना कार्यालय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार, सारे पत्रकार और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए काली कुमाऊनी प्रसिद्ध पारंपरिक होली का आनंद लिया। पूरे परिसर में रंग, उमंग, आत्मीयता और लोक संस्कृति की मधुर सुहेलरियां सरोबोर पूरी तरह से नजर आई। समारोह के दौरान जिलाधिकारी, पत्रकारों और अधिकारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिलाधिकारी कुमाऊनी गीतों पर पत्रकारों के साथ झूमते नजर आए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर संगत में अब कुमाऊनी खड़ी होली का भी सामूहिक गायन किया गया, जिसकी सुरमई यहाँ पर गीत और बोलियों की वजह से पूरे वातावरण को लोक संस्कृति के रंगों में सराबोर कर दिया गया। उपस्थित सभी जनों को उत्साह एवं आनंद से भर दिया गया। सर्वप्रथम आप सभी जो हमारे प्रेस के जितने भी आप लोग हैं, आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही मैं आप लोग के माध्यम से जनपद चंपावत के हमारे सम्मानित नागरिकों को भी होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सभी विदित हैं, होली का त्यौहार एक सौहार्द का त्यौहार है। इसमें सभी हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे नागरिक जो इस त्यौहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप निरंतर प्रगति करें, ये सभी के लिए मेरी कामना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जनपद चंपावत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों पे लगातार उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आज सुबह यह निर्देश दिए गए थे कि अल्मोड़ा के रानीखेत में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में यह अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों की ओर से 120 सैनिक इसमें भाग लेंगे। जापान की ओर से 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान इसमें शामिल होंगे, जबकि भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट के सैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच दोनों देशों के जवानों ने होली भी खेली। इस बीच 16 से 22 मार्च 2026 तक ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम होगा। जीएमवीएन के प्रबंधन निदेशक प्रतीक जैन ने जानकारी दी है कि साल 2026 में निगम एक और अहम पहल करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथियां पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। यह भव्य आयोजन ऋषिकेश स्थित जीएमवीएन की प्रमुख संपत्ति गंगा रिजॉर्ट्स में किया जाएगा। गंगा रिजॉर्ट के सामने स्थित घाट पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर देश विदेश से आने वाले प्रतिभागी योग की तमाम विधाओं का अभ्यास करेंगे। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और हमारा ऋषिकेश में जीएमवीएन का जो फैसिलिटी है गंगा रिजॉर्ट, एक बहुत ही अच्छी जगह है। और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है, उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में
अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहां पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर, तो उस पहचान को और ज्यादा। त्योहारों में मिठाई का अपना ही बड़ा महत्व होता है। ऐसे में होली आते ही लोगों ने मिठाई की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। होली फेस्टिवल के दौरान मिठाई की दुकानों पर लोग अलग अलग तरह की मिठाइयां खरीद रहे हैं। ज्यादातर होली में बनने वाले पकवान गुजिया की बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वहीं लोग मिलावटी चीजों को लेकर भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। होली के त्यौहार पर अक्सर ये देखा जाता है कि मिठाई का भी खूब इस्तेमाल होता है और ऐसे में तमाम दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के लिए, होली के लिए मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जहां दुकानों पर अक्सर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के पकवान हैं जिनके डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा विशेष महत्व जो होता है वो गुजिया का होता है और लोग जो है वो गुजिया खरीदने के लिए पहुंचे हुए भी हैं। और ऐसे में क्योंकि होली इस बार की काफ़ी शानदार रहने वाली है, होली को लेकर के ख़रीदारी करते हैं तमाम लोग और होली के लिए जो मिठाइयाँ हैं उनको खरीदते हैं और अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो लेने के लिए लोग पहुँचते हैं और बताते हैं। भाई, किस तरह से आप लोग होली मनाते हैं और मिठाई आप लोग खरीदने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जी मतलब अच्छे से मनाते हैं होली वगैरह। बाकी हम भी यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब हमें सामान लेना था, हम भी अब हमने अपना वो दे सामान दे रखा, हम उसका वेट कर रहे हैं फिलहाल। मतलब अच्छी दुकानें काफ़ी, उसके लिए अपना फेस्टिवल है तो अच्छी बात है, इसलिए इतनी भीड़ वगैरह है। क्योंकि ऐसे में मिलावटखोरी वाली बात अक्सर आती है सामने कि मिलावटखोरी होती है मिठाइयों में, तो उसको लेकर के किस तरह सतर्क भी हैं आप लोग कि मिलावट वाली चीज़ें ना मिले पाए? जी अब इनका ये है कि इनका जो नाम इनका बहुत ओल्ड है, मतलब ये बहुत टाइम से इनकी शॉप है, तो वही बात है कि इन पे तो हमें अपना वो ऐसे है कि इनका जो भी सामान होगा वो सब अच्छा ही होगा, तो इसलिए हम भी आते हैं। जैसे मैं तो बहुत दूर से आ रखा हूँ, मतलब यहाँ से मेरा घर होगा 8-10 मिनट दूर होगा, तो मैं वहाँ से यहाँ आ रखा हूँ बस अपना सामान लेने के लिए, बस इसीलिए। क्या क्या सामान लेते हैं आप लोग होली के दिन पे? जैसे कि गुलाल रंग वगैरह तो लेते ही हैं, बाकी मिठाइयों में क्या कुछ खास पसंद करते हैं? जी फिलहाल तो मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे को तो जो यहाँ पे ये है जो अपनी ये मतलब यही सब अपने बहुत सी हाँ वही चीज़ें मतलब मेरे को पसंद है काफ़ी चीज़ें, तो वही सब है। बाकी तो गुजिया भी लेने आए होंगे? गुजिया तो नहीं, वो तो अपने आप बनाते हैं, मतलब वैसे तो अपने आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम वैसे तो, लेकिन अब बहुत से लोग मतलब उसको भी लेते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी चॉइस है। मतलब हम तो अपना बनाते हैं, बाकी कुछ जो चीज़ें वहाँ नहीं बन पाती हम यहाँ से लेते हैं। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग तरह की मार्केट में मिठाइयाँ हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो काजू कतली हो या फिर काजू गुजिया हो। काजू के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो आइटम्स हैं उनको पसंद किया जाता है, देने लेने के लिए भी जो काजू हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक जो क्वालिटी है वो भी मिल सके और थोड़े लंबे समय तक चल भी सके। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो लोग हैं वो आते हैं दुकानों पर और मिठाई के ख़रीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि होली का फेस्टिवल है, तो होली को देखते हुए भी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो ख़रीदारी करते हुए भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश हालांकि हम कर रहे हैं लगातार। आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर जो मिठाइयाँ, भाई साहब जो हैं वो भी लगातार मिठाई खरीदते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि होली के समय में अक्सर काफ़ी महत्व होता है और इसलिए लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं, मिठाइयाँ करते हैं। भाई साहब, आप भी क्या होली के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, कैसे मनाते हैं आप लोग होली का त्यौहार? होली कलर लगा के मनाते हैं, बस घूमते फिरते हैं। बाकी बच्चों के लिए मिठाई? हाँ, मिठाई विठाई लेते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, यही है बस। किस तरह की मिठाइयाँ पसंद करते हैं होली? ये गुजिया वगैरह खाते हैं ज़्यादातर, बस गुजिया होगी और कोई और अच्छी कोई स्वीट्स मिल जाए। बाकी देने लेने के लिए भी क्या कुछ मिठाई? देने लेने के लिए तो रिश्तेदारी में जो देना होता है दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, क्योंकि मिलावटखोरी का एक मामला जो देखते हैं अक्सर कि होली हो दिवाली हो कि मिठाई में मिलावटखोरी तो नहीं हो रही, उसको लेकर आप लोग कितना सतर्क है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए देखो, जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, रेपुटेड शॉप्स हैं, उनके यहाँ मिलावट नहीं होती है। जैसे ये कुमाशी शॉप है, यहाँ पे कोई मिलावट का काम नहीं है, बढ़िया शॉप है। तो गुणवत्ता अच्छी मिल रही है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मिठाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और होली मना रहे हैं होली के उसमें। और कहा जा सकता है कि जो लोग हैं
वो पहुंचते भी हैं और अलग अलग तरह की जो मिठाइयां हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। उसको भी कहा जा सकता है कि चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां हों या फिर अलग अलग मिठाइयाँ हों, हालांकि ज़्यादातर गुंजिया का इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब किस तरह से होली मनाते हैं, मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं आप लोग? भाई साहब यहाँ की मिठाई नंबर 1 मिठाई है और हम यहीं से लेके जाते हैं परमानेंट। और मैं मीठा खाने का शौकीन भी हूँ। मैं कॉम्बैट ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग करने के बाद जो है थोड़ा मीठा खाना बहुत पसंद है। यहाँ की नंबर 1 मिठाई है। किस किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं आप? मावा छेना सभी तरीके की मिठाई खाते हैं और ये तो बहुत पुरानी दुकान है, तो इसलिए शुरू से यहीं का जो है मुंह लगा हुआ है मीठा। अच्छा, गुंजिया का अलग विशेष महत्व भी देखा जाता है होली। जी, गुजिया सर एक थोड़ा धार्मिक महत्व के अनुसार जो है गुजिया होली पे खाना एक अलग आनंद आता है, उसका धार्मिक महत्व भी है, इसलिए। और गुजिया यहाँ की बेस्ट है। लोग भी यहाँ पर मौजूद है और हम दिखा भी रहे थे कि किस तरह से होली के लिए महत्व होती है मिठाई और किस किस तरह की मिठाई जो है वो लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोगों ने बताया कि मिलावटखोरी के लिए वो काफ़ी जागरूक भी हैं और अक्सर यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो मिठाइयाँ हैं वो खरीदने के लिए तमाम लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।